राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को करेंगे संबोधित। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2268 से ज्यादा हुए दिन। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीज का त्वरित उपचार सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, कोरोना संक्रमित रोगी की स्थिति को देखते हुए उसका इलाज L1, L2 अथवा L3 कोविड चिकित्सालय में किया जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या पहुंची 92,526। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4,600 नए प्रकरण सामने आए। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करेंगे। संबोधन आज शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। संबोधन दूरदर्शन में पहले हिंदी में, बाद में अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। साथ ही दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल में क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, तो वहीं आकाशवाणी में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारत के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। वहीं उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2268 से ज्यादा दिन हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल को मिलाकर 2268 दिन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 36 लाख टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश के देश में कोविड-19 की सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य बनने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता से संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर तथा बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड मरीज का त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित रोगी की स्थिति को देखते हुए उसका इलाज L1, L2 अथवा L3 कोविड चिकित्सालय में किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल कॉलेजों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र बनाए जाएं। इन परीक्षाओं के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े सभी लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो। आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश जो भी कोविड के मानक हैं उसमें चाहे वो डेथ रेट हो, चाहे ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, हम लोग पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे नंबर्स काफ़ी कम हैं। टेस्टिंग में पर कैपिटा में बढ़ाने की बात आई थी। पिछले 2 माह से लगातार टेस्टिंग हमारी बढ़ती गई है और 1 लाख प्रतिदिन जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था वो पूरा करते हुए आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है कि 36 लाख यानी 35,98,000 से अधिक टेस्ट करके 36 लाख लगभग टेस्ट करते हुए पूरे देश में जो है सर्वाधिक टेस्ट अब उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि विगत 24 घंटे में संक्रमण के 4,600 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव संक्रमण मामलों की कुल संख्या 50,426 है। 92,526 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,335 लोग की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 96,106 सैंपलों की जाँच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,600 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में
50,426 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके, उनकी संख्या बढ़कर 92,526 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,335 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो CFR है, केस फैटेलिटी रेट है, वो घटकर के 1.6% हो गया है। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का भी असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 17,51,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ रिकवरी रेट भी बढ़कर 71.17% दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.95% पर आ गई है। अब देश में 6,61,595 मामलों के साथ 26.88% सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार मंत्री जय प्रताप सिंह ने बस्ती पुलिस लाइन सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विकास भवन में बने कोरोना कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और कहा कि जांचों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसके चलते प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 सेंटर के जरिए प्रतिदिन कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती मरीजों से फीडबैक लिया जाता है। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले जून के अंत से जुलाई के पहले हफ्ते से बल्कि मान के चलिए कि हमने ऑलरेडी नॉन कोविड पेशेंट को अलाउ कर दिया सब जगह जाने के लिए। जो जिला अस्पतालों में हमारे लिए दिक्कत हो रही थी, CHC पर दिक्कत हो रही थी, वहाँ हमने पूरा खोल दिया है। अब हमारे उसकी मॉनिटरिंग अलग से भी चलती है कोविड के अतिरिक्त, और हर एक जनपद में हमको पूरा डिटेल मिलता है कि कितने माइनर ऑपरेशन, कितने मेजर ऑपरेशन, कितने OPD हुए हैं और कौन कौन से वर्गीकरण में कि किस तरह के OPD हुई है, जिसमें किसी को बुखार हुआ है या कोई डायबिटीज़ के लिए आता है या कोई अन्य बीमारी के लिए आता है। इसका पूरा सूची हमारे पोर्टल पर चल रहा था पूरे प्रदेश का। इसको हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। वाराणसी में अब की बार 15 अगस्त को कोरोना वायरस से जंग लड़ने में मददगार नर्स के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। वाराणसी के कमिश्नरी में कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य स्थानीय दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय की नर्स अनुराधा राय के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। कोरोना वायरस से लड़ने में और अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के चलते उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुराधा राय ने बताया कि उनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की जी जान से सेवा की गई, जिसके फलस्वरूप प्रशासन द्वारा उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। इससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे CMS सर ने कांटेक्ट किया था हॉस्पिटल में, डॉक्टर V शुक्ला ने, और ऑनर है ये मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड-19 टीम 7 में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो सर का ये कहना है कि जो मेरी टीम थी उसमें काम करने से मरीज काफ़ी संतुष्ट थे और मेरी केयर बहुत अच्छी थी उन लोगों के लिए। बस इसलिए उन्होंने ये ऑनर मुझे दिया, ये अप्रिसिएशन मिला है मुझे। उत्सुकता बहुत है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कांट एक्सप्लेन सर। प्रशासन अधिकारी को यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये ऑनर मिला, और एक नर्सिंग स्टाफ, एक स्टाफ नर्स हो के मैं ध्वजारोहण करने जा रही हूँ, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। दैट्स इट सर। कोरोना संक्रमण से यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयागराज यूपी रोडवेज ने पहल की है। रोडवेज प्रशासन ने प्रयागराज रीजन के सभी बस स्टेशनों पर यात्रियों को मास्क उपलब्ध कराने की तैयारी की है। ऐसे यात्री जो जाने जाने में अपने घर या अन्य स्थानों पर मास्क छोड़ आते हैं, उन्हें बस स्टेशनों पर मास्क उपलब्ध हो जाए। प्रयागराज रीजन के बस स्टेशनों पर मास्क मिलना शुरू हो गया है। प्रयागराज रीजन के यात्रियों को मास्क उपलब्ध करवाने की शुरुआत सिविल लाइंस बस स्टेशन से हो रही है। यहाँ कोविड हेल्प डेस्क पर यात्रियों को मास्क उपलब्ध होगा, जिसके लिए यात्रियों से महज 6 रुपए लिए जा रहे हैं। यात्री सिर्फ 6 रुपए में मास्क लेकर काफी खुश हैं और सरकार रोडवेज प्रशासन की तारीफ भी कर रही है। ये मास्क जो है यहाँ पे 6 रुपए में दिया जा रहा है। अगर बात करें कि जैसे बाजार में तो ये 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में भी बिक रहा है, तो अगर ये देखा जाए कि इसके रेट की बात, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों के लिए फायदा है। मैंने भी लिया है, 6 रुपए में यहाँ पे मिला है। और जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है,
तो ज़रूरी भी है और लोग मास्क लगाएं। और जिस तरह से यहाँ पे बस अड्डे पे यात्रियों को दिया जा रहा है, जैसे मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ, मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मास्क बांट रहा है। मैंने बातचीत किया तो पता चला कि यहाँ पे 6 रुपए में बिक रहा है, तो मैंने भी लिया। तो कोरोना से बचने के लिए एक अच्छा कहा जाए अच्छा कदम भी है। रोडवेज ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे परिवहन मंत्री जी और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय की प्रेरणा से हमारे रोडवेज ने खुद अपने 3 लेयर कपड़े के मास्क बनाए हैं, जिनकी केवल लागत जो है 6 रुपये जो है, हम लोग उसी पे 6 रुपये पे अपने यात्रियों को मुहैया करा रहे हैं। और ये हमारे इस प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन पे बट रहा है और यात्रियों को बहुत ही पसंद आ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में बट रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते अधिकांश विद्यालय या तो बंद पड़े हैं या कुछ विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन अभिभावकों के सामने विद्यालयों के द्वारा मनमानी करते हुए फीस वसूलने की सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आ रही है। जालौन के उरई स्थित एक प्राइवेट विद्यालय संचालक ने अभिभावकों के लिए पहल करते हुए छात्रों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है। नगर के वंडर वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने पूरे सत्र के विद्यालयों की करीब 400 छात्रों की ट्यूशन फीस माफ की है। स्कूल के प्रबंधक अभय द्विवेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए लॉकडाउन में मध्यम और गरीब वर्ग का नुकसान हुआ है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय द्वारा की गई फीस माफ के बाद उन्हें काफी सहूलियत मिली है। मेरा यहाँ पे भतीजा पढ़ता है, फिर स्कूल प्रबंधन की ओर से जो सहूलियत दी गई है, पूर्ण फीस माफ की, पूरे सत्र की फीस माफ की है, जिससे हमारे घर में भी बहुत सब लोग मतलब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं प्रबंधन तंत्र का, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ है। और हम चाहते हैं कि जिले के सभी स्कूल ऐसा अनुसरण करें जिससे गार्जियन के ऊपर आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। और हमारा बच्चा प्रारंभ से ही इस स्कूल में वंडर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और अभी माननीय प्रबंधक जी ने स्कूल की फीस माफ़ कर दी है कोविड-19 के को देखते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में कोविड-19 की जो प्रॉब्लम इस समय वर्तमान स्थिति में चल रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग विद्यालय समिति ने पूरी तरह से जो बच्चे हैं उनकी फीस को माफ़ किया हुआ है। हमने पूरा सत्र जो है 2020 से लेके अप्रैल 2020 से लेके 2021 तक मार्च तक पूरी फीस को हमने शिक्षण से शुल्क से बिल्कुल मुक्त रखा है। किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी चला रहे हैं। इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, इसके उपरांत हम लोग जब ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू होंगी, उसकी भी हम लोग कोई भी फीस किसी तरह की नहीं लेंगे। और हमारा जो स्टाफ है, हम उसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी सैलरी दी जाए और उनके किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हमें स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और गार्जियंस भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक और तोहफा देते हुए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, जिससे अमेठी में स्वास्थ्य और पोषण मानकों और प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा के स्तर में काफी सुधार होगा। वहीं 151 उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया, तो साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सखी ऐप का भी शुभारंभ किया गया। इस आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ पोषाहार तो मिलेगा ही, साथ ही छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार आएगा। वर्चुअल के माध्यम से लगभग 2250 प्रतिभागियों के साथ जनपद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से हाल जाना, तो वहीं जिला प्रशासन को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया गया। वहीं जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि सांसद के सहयोग से आज 151 उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित किए गए हैं। इसमें पेंटिंग, वॉलपेपर, पीने के पानी सहित कई अन्य तरह की सुविधाएं दी गई हैं। उत्कर्ष आंगनबाड़ी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा साथ में सखी ऐप का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम पे हम लोग पिछले करीब 6-8 महीने से लगे हुए थे और इसकी लगातार हम लोग महीने में 4 बार बैठकें भी करते थे और दिल्ली से हमारी जो टीम है वो भी लगातार रहती थी। माननीय सांसद महोदय का भी जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी प्राप्त होते रहते थे। उसी क्रम में आज जो है 151 उत्कर्ष आंगनबाड़ी सेंटर्स का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से माननीय सांसद महोदय द्वारा किया गया है। इसमें हमारे जिला स्तरीय अधिकारी के साथ में हमारे जो गाँव के लेवल पर एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सफाई कर्मचारी, ग्राम प्रधान इत्यादि जो वहाँ पे कार्यरत रहते हैं वो भी इसमें कनेक्टेड थे और लगभग 2200 से भी ज़्यादा लोग वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
कल देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रदेश में पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पुलिस विशेष सुरक्षा बल लगाने के साथ ड्रोन से भी निगरानी करेगी। पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था ज्योति नारायण ने बताया कि समस्त जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही कोई भी आयोजन संपन्न कराया जाए। पंद्रह अगस्त के संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय ने निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और स्पष्ट रूप से जनपदों को और फील्ड के लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी आयोजन हो वो कोविड-19 के मद्देनज़र शासन के निर्देश हैं और पुलिस महानिदेशक महोदय के, उसका अनुपालन कराते हुए आयोजन कराई जाए और जो हमें गोपनीय इनपुट प्राप्त हुए हैं उस इनपुट के आधार पर सतर्कता बरती जाए, जनपद में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जो आयोजन स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, एंटी सैबोटाज चेकिंग आदि की व्यवस्था की जाए एवं ड्रोन्स, ग्लाइडर्स, पैराग्लाइडर्स आदि पर भी नज़र रखी जाए। इसके अतिरिक्त चेकपोस्ट लगाए जाएं और जनपद के जो बॉर्डर हैं वहां पर भी चेकिंग बढ़ाई जाए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट के छात्रों ने संगम क्षेत्र पर बालू और मिट्टी के माध्यम से सैंड आर्ट की एक झांकी सजाई। देश में लाए गए राफेल विमान की रूपरेखा और अपने देश का ध्वज बनाकर पूरे देशवासियों को एक मजबूती का संदेश दिया है। सैंड आर्ट की पूरी टीम ने मिलकर राफेल विमान की बखूबी तस्वीर बालू और मिट्टी और कुछ रंगों से सजाकर प्रदेशवासियों और देशवासियों को पेश की। सैंड आर्ट टीम के हेड अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी छात्र सुबह से ही यहाँ पर इस झांकी को एक रूप देने में लगे हुए हैं। हम इस झांकी के माध्यम से लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपना देश राफेल विमान के माध्यम से एक मजबूत देश बन गया है और हम सभी देशवासियों को अपने देश पर गर्व है। इस झांकी को देखने के लिए दूर दूर से लोग संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने सैंड आर्ट में जो राफेल विमान बनाया है हमारी टीम के सहयोग से ही हुआ है। ये सर विमान बनाने का उद्देश्य ये रहा है कि ये जो राफेल विमान है इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि अपनी भारत को एक नया आधुनिक यंत्र मिल गया है जिससे ये यंत्र हवा में ही दुश्मन के यंत्र को बर्खास्त कर सकता है अपनी पावर से, क्योंकि ये 4.50 का है। अभी देखा जा रहा है कि राफेल विमान अपने भारत में 5 आए हैं। अभी तो कुल मिला के 36 विमान है, पर अभी ये जो फ्रांस ने कंपनी ने दी है तो भारत में 5 विमान दिया है। तो काफ़ी सर इससे हम लोग उत्साहित भी हैं। हमारे जो वायु सेना है उन लोगों की पावर बढ़ी भी है और क्योंकि इससे सर जो हम लोग स्वतंत्र हैं दोगुनी स्वतंत्रता हम लोग फील कर रहे हैं। नए भारत में देश की आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और ऐसे में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका, जिन्हें मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है, झांसी वाली रानी की कहानी हर देशवासी को आत्मबल देती है और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आज भी न केवल महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा बयां करती हैं, बल्कि इसको पढ़ने गुनगुनाने मात्र से मन में देशभक्ति का एक अद्भुत संचार होता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भला युवतियों और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई से अधिक बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले काल में महज 23 साल की आयु में ही अपने राज्य की कमान संभालते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 14 मार्च 1858 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं। रानी ने किले की मजबूत घेराबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित हो रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेरकर चारों ओर से आक्रमण किया। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को मिला दिया और 23 मार्च 1858 को उसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया।
फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित कर दिया। घोड़ों पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल पर संहार करने लगी। झांसी की रानी ने ये कह करके अंग्रेजों से कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और सीधे अंग्रेजों से टक्कर ली। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी, किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। लक्ष्मीबाई किला छोड़कर कालपी चली गई और वहां से युद्ध जारी रखा। उस समय 1857 में मेरठ से गदर का आगाज हो चुका था। झांसी विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर माह में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल किया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से शिंदे की राजधानी ग्वालियर पर हमला बोला, जो अपनी फौज के साथ कंपनी का वफादार बना हुआ था। लक्ष्मीबाई की हमला करने पर वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगरा भागा और वहां अंग्रेजों की शरण ली। लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर शिंदे की फौज विद्रोहियों से मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई और उसके सहयोगियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और महाराष्ट्र की ओर धावा मारने का मंसूबा बांधा, ताकि मराठों में भी विद्रोहाग्नि फैल जाए। इस संकटपूर्ण घड़ी में सर ह्यूरोज तथा उसकी फौज ने रानी लक्ष्मीबाई को और अधिक सफलताएं प्राप्त करने से रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश की। उसने ग्वालियर फिर से जीत लिया और मुरार तथा कोटा की 2 लड़ाइयों में रानी की सेना को पराजित किया और रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। मुंदे लेहर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस बात को चरितार्थ करने के लिए अगर वो महिला जिस तरीके से देश प्रेम की आन बान के शान के साथ लड़ी अंग्रेजों से, अगर दतिया रियासत वाले, ओरछा रियासत वाले, ग्वालियर रियासत वाले उसके साथ होते तो देश का परिदृश्य ही दूसरा होता। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। वे अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं। अपनी अद्भुत शौर्य और वीरता के लिए झांसी की रानी का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। झांसी से विकास कुमार के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का भी ये दिवस है। उन्नाव के डोडियाखेड़ा रियासत के राजा राव बख्श सिंह की वीरता की गाथा आज भी लोगों को देश के प्रति समर्पण का भाव सिखाती है। हम आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया और इस स्वाधीनता की लड़ाई में उन्नाव के बक्सर मंदिर और डोडियाखेड़ा स्टेट के राजा राव बख्श सिंह का नाम भी उन्हीं बलिदानियों में आता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उनके रहते हुए उनके रियासत में अंग्रेज घुस नहीं सके। ये मूर्ति गवाह है उस शौर्य और वीरता की जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों के कलेजे दहल जाते थे। डोडियाखेड़ा रियासत के राजा राव बख्श सिंह अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता बसंत सिंह के निधन के पश्चात सबसे छोटे होने के बावजूद भी इनका राज तिलक कराया गया। आज भी किले की खंडहर दीवारें उनकी वीरता की यशगान करती हैं।
अंग्रेज जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तब राजा राव बक्स ने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और कई बार इनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। कि राव रामबख्श सिंह देश के लिए, क्षेत्र के, अपने राज्य के लिए और जनता के लिए जो युद्ध किया वो केवल इसलिए किया कि मैं अपने देश में जब तक जीवित रहूंगा किसी विदेशी को यहाँ शासन करने नहीं दूंगा। तो इसलिए जो है राव साहब ने फांसी का फंदा स्वीकार किया, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की। अंतिम युद्ध के दौरान जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज कानपुर की ओर से नाव के जरिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों से उन्हें घिरवा लिया, जिसके बाद कुछ अंग्रेज सैनिक नदी में कूद गए और 21 अंग्रेज सैनिक भागकर बक्सर में एक मंदिर में छिप गए। जब सैनिक इनके पास पहुंचे तो अंग्रेजी सैनिकों द्वारा फायरिंग करने के बाद राजा ने चारों तरफ से लकड़ियां डलवा दी। लकड़ियां डलवाकर अंग्रेजी सैनिकों को जिंदा जलवा दिया। देखिए, अंग्रेजों ने जब चारों तरफ से आक्रमण किया तो कुछ अंग्रेजों की सेना नाव के द्वारा कानपुर से आ रही थी डौलिया खेड़ा घेरने के लिए, लेकिन राव साहब के जवानों ने अपने साहस से उस वक्त उनको घेर करके मारने का जब प्रयास किया तो अंग्रेज भागे और वो नाव से कूद गए। कूद करके जब भागने लगे तो राव साहब ने जब खदेड़ा तो कुछ तो गंगा नदी में डूब करके मर गए और वहाँ से जा कर के 21 अंग्रेज़ों ने जा कर के मंदिर मूर्ति विहीन था, नया मंदिर बना था, उसी के अंदर वो अपनी सुरक्षा के लिए घुसे तो राव साहब के जवानों ने राव साहब के आदेशानुसार उसमें लकड़ी लगा करके चारों तरफ से और उसमें आग लगा दिया, वो उसी में जल के मरे। इसके बाद राजा अपने सेवक के साथ बनारस चले गए और साधु बनकर रहने लगे, लेकिन मुखबरी इन पर भारी पड़ी और अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। इधर हमारे राव साहब के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था कि वो फरार हो चुके थे। उस फरारी हालत में राव साहब जो है बनारस रहे। राव साहब के जो सेवक थे उन्हीं में से एक ने बगावत करके राव साहब का भेद दे करके बंद करवा लिया और वहाँ से फिर वो राव साहब लाए गए, जिनकी शिनाख्त क्षेत्र के लोगों से, मुरार मऊ के लोगों से कराया गया। बाद में इन्हें डौंडिया खेड़ा लाकर यहीं पर फांसी की सजा दी गई। तो ये बागी में आ गए और उसके बाद अंग्रेजों ने इन पर हमला किया। अंग्रेज सैनिकों ने, जिसमें युद्ध में हारे और यहाँ से बनारस को निकल गए, एक अपने चंडी केवट जिनका नौकर था उसके साथ। साधु वेश वहाँ रहे, जो भी रहे वो थोड़े बहुत। उसके बाद ये उसी चंडी के द्वारा शिनाख्त कर दिए गए कि राव साहब। फिर इनको पकड़ के यहाँ मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के द्वारा इनको फांसी का आदेश हुआ। आज भी बक्सर में राजा राव बक्स के नाम पर मेला लगता है और हर देशवासी को अपने इस शहीद पर अभिमान है। उन्नाव से विजय प्रताप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते रामसनही घाट, सिरौली, गौसपुर और रामनगर तहसील के लगभग 125 गांव एक बार फिर बाढ़ के बढ़े पानी से प्रभावित हो गए हैं। इनमें से 45 गांव में पानी भरा है। गांव से बाहर आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था है, जिससे लोग गांव से निकलकर एल्गिन ब्रिज, चरसंडी तटबंध, अलीनगर, रानी मऊ तटबंध और हेतमापुर, सुंदरनगर तटबंध पर पहुंच रहे हैं। इन गाँव में ग्रामीणों के साथ ही पशुओं की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। इन गाँव में पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा यहां के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और जानवरों के चारे का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां तैनात है, जो संक्रामक बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ में उनका घर और खेती भी जलमग्न हो गई है। चारा की बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। जो ये हमारा हरा घूम रहे हैं वो भूखन मर रहे हैं सर। हम लोगों का जो भूसा रखा हुआ था उसमें जहाँ तक कटा उसको खिलाया पिलाया गया, उसके बाद चारा की वजह से बहुत जानवर मर रहे हैं भूखन। और सर जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ लेखपाल आकर के एक नाम लिख करके सुविधाएं और सब राशन पानी सब मिला हुआ है सर। हमको सरकार ने मदद दिया है, गल्ला उल्ला पाल है, इटिया है, दाल चावल है, ये सब हमको मिला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
है।